Hi everyone, good afternoon. I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha. तो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम जो अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लास में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आज से हम अब नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हम सब बहुत ज्यादा पॉपुलरली शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते रहते हैं, डीपीएसपी करते रहते हैं ना हम। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसके नाम से क्या इम्प्लाई होता है? वी ऑल नो द वर्ड डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन हमें एक वर्ड पता है, जो वर्ड है डायरेक्टिव, आप उसको उस डायरेक्शन से लिंक कर दो। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी को एक ही दिशा में बोलना कि तुम आगे चलो, मतलब किसी को किसी तरीके का इंस्ट्रक्शन देना। इसको डायरेक्शन हमने दिया है कि तू भाई ऐसे काम कर ले। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब हमारी क्या थिंकिंग है, हम किस वे, हमारा वे ऑफ थिंकिंग क्या है, कि हम किस दिशा में सोचते हैं, हमारी एक चीज को करने की अप्रोच क्या है। उसके बाद हम एक और आगे बढ़ते हैं। तो हमने वर्ड्स तोड़ लिए, ठीक है। डायरेक्टिव का हमने अलग मतलब देख लिया, प्रिंसिपल्स का हमने अलग मतलब देख लिया। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, पॉलिसी का मतलब हम सभी को पता है, कुछ ऐसे एक्शंस जो गवर्नमेंट या स्टेट द्वारा लिए जाते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन और द रनिंग ऑफ द होल कंट्री। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होते हैं कि कुछ ऐसी गाइडलाइंस जिन पर गवर्नमेंट फोकस करती है, उनको अपने दिमाग में रखती है कुछ पॉलिसीज बनाते समय। दीज एक्ट एज अ गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस of policy formulation। ये तो हो गई हमारी सिंपल डेफिनेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। अब हम ये देखते हैं, हमने ये देखा था जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, तो उसका एक फीचर क्या था कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो अलग अलग प्रोविजंस है वो हमने अलग अलग कंट्रीज से अडॉप्ट करे हैं। मतलब हमें किसी XYZ कंट्री का एक प्रोविजन अच्छा लगा तो हमने सोचा कि चलो इसे इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करते हैं, सो एज फॉर इट्स बेटरमेंट। तो जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो किससे इंस्पायर्ड है? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, इंस्पायर्ड बाय इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। And it is important to note that it is somewhat similar to instrument of instructions which was earlier mentioned in Government of India Act 1935। तो जो अभी हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये किससे सिमिलर है, मिलते जुलते हैं? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जो उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, उससे मिलते जुलते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन का भी मतलब यही है कि वो किसी बारे में आपको सलाह दे रहे हैं, आपको दिशा दे रही है कि आप इस दिशा में आगे काम करो, ये पर्टिकुलर काम आप ये चीजों को दिमाग में रखकर करो। तो ये तो हो गया आपका बेसिक इंट्रो। खैर ये तो पूरी क्लास ही हमारी इंट्रोडक्टरी रहने वाली है, जिसमें हम डीपीएसपी का सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि दीज आर सिंपली सम गाइडलाइंस टू द
गवर्नमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। एंड जो डीपीएसपी है वो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पायर होकर अपने इंस्टीट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करा है। उसी के साथ साथ आप ये देखते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्ड में नोबल फीचर्स भी कहा जाता है। ये तो हो गई फैक्चुअल बातें। अब आते हैं इसकी थ्योरी पर कि इसके पीछे की कहानी क्या थी। तो जब इंडिया बना तो ये तो हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि भाई कितने टर्मोइल में बना था इंडिया एंड कितनी अनइक्वल सोसाइटी थी। कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसे थे, कुछ लोगों के पास कम पैसे थे। एंड हमने क्या बोला था कि इंडिया हमेशा से ही एक डेमोक्रेसी रहेगी, यहाँ के लोग सर्वे सर्वा होंगे एंड ये जो इंडिया है ये एक वेलफेयर स्टेट रहेगी। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाइल डिस्कसिंग दिस डीपीएसपी। तो वेलफेयर स्टेट का काम क्या होता है? ऐसी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना, ऐसे एक्शंस लेना जिसमें उसमें जो सारे लोग रह रहे हैं उनका डेवलपमेंट हो, वेलफेयर हो। वेलफेयर मतलब किसी चीज का डेवलप करना, तो ये उसका मोटिव था। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये आपके अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी की बात करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी की ये बात करता है। एंड ये मेक श्योर करता है, इसकी जो भी प्रोविजंस है वो ये मेक श्योर करते हैं कि जो वेल्थ है कि वेल्थ does not remain concentrated in the hands of only few people and the rest of people are poor। मतलब जो जितनी भी जो धन दौलत है, संपत्ति है, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे, सिर्फ उन्हीं लोगों का उस पर हक ना हो, बल्कि उसकी जस्ट एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जिससे सभी लोग अपनी लाइफ डिग्निफाइड वे में लीड कर पाए। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि कौन से पार्ट में मेंशन्ड है, तो ये आपके पार्ट 4 में मेंशन्ड है। और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के बीच में इसका जिक्र करा गया है? आर्टिकल 36 से लेकर 51। इसमें आपके डीपीएसपी के अलग अलग प्रोविजंस मेंशन करे गए हैं। एंड जो भी गवर्नमेंट होती है, कोई भी गवर्नमेंट इनको इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर वो अपनी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है। However, ये जस्टिसेबल इन नेचर नहीं होते हैं। हमने फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ना कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा कोई भी तरीके का फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर सीधा या फिर किसी भी कोर्ट जाकर उसके लिए अपील कर सकता हूँ। बट डीपीएसपी जस्टिसेबल इन नेचर नहीं होते, आप किसी भी कोर्ट के पास जाकर इस चीज के लिए अपील नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो दोस्तों अभी तो हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा डीपीएसपी का, अब हम देखेंगे कि किस हिसाब से क्लासिफाई करे गए हैं। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स भी पढ़े तो उसमें भी हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन देखी ना, अलग अलग तरीके के फंडामेंटल राइट्स, 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स। जब हम डीपीएसपी भी डिस्कस करते हैं तो हम इसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। इसकी 4 कैटेगरी है। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है वो कौन से प्रिंसिपल्स को डिस्कस करती है? इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स। एंड जो ये इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स है ये कौन कौन से आर्टिकल के अंडर डिस्कस करा है? आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43A एंड 45। जो आपकी दूसरी तरीके की कैटेगरी है वो है गांधीयन प्रिंसिपल्स की। एंड ये कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करते हैं? आर्टिकल 40, 43, 46, 47, 48, 48A। एंड जो आपका आर्टिकल 51 है वो कौन से प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं? प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस। एंड
एंड लास्टली हम ये देखते हैं कि जो आर्टिकल 44, 48A, 49 एंड 50 है, ये मिसलेनियस प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। मतलब दीज आर जनरल इन नेचर एंड हमारे पास कोई ऐसी पर्टिकुलर हेडिंग नहीं है जिसके अंदर हम इन्हें डाल सके, तो हमने इनको मिसलेनियस का नाम दे दिया। तो ये है आपकी 4 तरीके की क्लासिफिकेशन। सबसे पहली है इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स, दूसरी क्लासिफिकेशन है आपकी गांधीयन प्रिंसिपल्स, तीसरे तरीके की क्लासिफिकेशन है आपकी प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस, एंड फोर्थ वन इज मिसलेनियस प्रिंसिपल्स। So friends, this was your class for today in which we discussed the introduction to the DPSP and various classifications that are made for DPSP. Now in the consequent classes हम इन पहले 4 प्रिंसिपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, इनके पीछे की क्या आइडियोलॉजी है, एंड देन हम जैसे अपनी पिछली क्लासेस से चलते आ रहे हैं हम एक एक आर्टिकल को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, जो भी इसमें मेंशन है लाइक 36 से लेकर 51 तक हम उसे डिटेल में अच्छे से एक एक आर्टिकल के ऊपर ध्यान देकर उनको पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सब समझ आ रहा हो, एंड अगर आपके पास किसी भी तरीके की क्वेरी है या सुझाव है तो वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। इसे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसे शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच।